गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस क्लियर है सेकंड ईयर? कोई परेशानी है वॉइस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलें। हाँ, तो सेकंड ईयर आप लोगों के में जो अब टॉपिक चल रहा है वो है जीवाणुओं में जनन। ठीक है, जीवाणुओं में जनन में भी हमने 3 टाइप के हमें पढ़ने हैं। पहला जो था वो था कायिक, है ना, कायिक विधि के द्वारा। कायिक विधि में हमने 2 तरीके के पढ़े थे, बाइनरी फिजन, मतलब एक तो था आपका मुकुलन और एक था आपका द्विक विखंडन। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किए थे आपके कायिक में। आपके सेक्सुअल में अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में हम लोगों ने 3 तरह से पढ़ा था कल। एक तो आपका कॉन्जुगेशन, जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती थी। एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने किसकी स्टडी की थी, आपके ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। और थर्ड था आपका ट्रांसडक्शन, जिसमें हमने दो तरीके से पढ़ा था, एक विशेष और एक व्यापकीकृत। ठीक है, यहाँ फिनिश होता है। उसके बाद आपका अलैंगिक स्टार्ट हुआ था। अलैंगिक में हमने किसकी स्टडी की थी, कोनेडिया के द्वारा। कल बताया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। ठीक है, तो आज हम ये बताने वाले हैं कि एंडोस्पोर के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता कैसे है। ठीक है, जीवाणुओं में। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं सेकेंड ईयर।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक्सियल के बाद लिखा है बेटा फिलामेंट, अभी बता देते हैं थोड़ी देर में ना। देखिए ये आपकी कोई जीवाणु की कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे ही जीवाणु को कोशिका के लिए क्या होगा, प्रतिकूल अवस्थाएं आएंगी। कल बताया था एंडोस्पोर का निर्माण जो होता है वो कब होता है, जब किसी भी जीवाणु के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं। प्रतिकूल अवस्था का मतलब क्या रहता है, जैसे सपोज कीजिए या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता हो, उच्चावच हो जाता हो आपके तापक्रम में, या फिर पीएच लेवल चेंज हो जाता हो बार बार। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है सेकेंड ईयर, कि हर जीवाणु जो है वो क्या काम करता है, वो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, मतलब अंतःस्टोल। इसका भाई हिंदी रूपांतरण क्या होता है, अंतःस्टोल। तो ये अंतःस्टोल का निर्माण करेगा। अब वो अंतःस्टोल का निर्माण किस तरह से करता है उसको देख लेते हैं जरा। ये आपके बैक्टीरियल सेल में सब सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें जितना भी साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट रहता है वो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो उसका डीएनए वगैरह मिलकर क्या बनाता है, आपके अक्षीय तंतु, मतलब एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। अब इसमें आपकी बैक्टीरियल सेल में, भाई बैक्टीरियल सेल है तो जाहिर सी बात है सबसे ऊपरी लेयर क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। मतलब कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति किसकी होगी, वो भी जीवाणु की, और उसके नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना, ऊपर से नीचे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, थोड़ा सिकुड़ने लगता है, इट मीन्स। तो सिकुड़ने के बाद कुछ इस तरह की आप संरचना देखेंगे, तो किसका निर्माण करता है, वो निर्माण करता है सेप्टम का। अब यहाँ पर तो बताने की जरूरत नहीं है सेप्टम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बनाया, ये है ट्रांसवर्स सेप्टम। इट मीन्स यहाँ पर दोनों तरफ से इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये दो जो कोशिका का निर्माण करेगा ये एसिमेट्रिकल होगी। भाई आपने पहले फर्स्ट ईयर में साइटोलॉजी में पढ़ाया जाता है सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर एसिमेट्रिकल हो रहा है, एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन है, एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन, मतलब इसमें जो कोशिका का विभाजन हुआ है वो एसिमेट्रिकल वे में हुआ है, बराबर ना होकर बहुत विभिन्नताएं लिए हुआ है। एक छोटी कोशिका बनी है यहाँ पर, एक बड़ी कोशिका बनी है। यहाँ जो छोटी है ये सेल, उसे हम नाम देते हैं फोरस्पोर, ठीक है। एंड जो थोड़ी बड़ी होती है उसे हम नाम देते हैं मदर स्पोर, ठीक है, मातृ कोशिका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, होता क्या है जनरली कि ये धीरे धीरे ट्रांसवर्स सेक्शन जो हुआ था, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेप्टम का फॉर्मेशन जो हो रहा था, वो धीरे धीरे कैसे एक भित्ति का निर्माण कर लेता है और इन दोनों कोशिकाओं को अलग अलग कर देता है। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद ये जो मदर कोशिका होती है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसमें मौजूद जो साइटोप्लाज्म वगैरह रहता है वो धीरे धीरे विलुप्त होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि मेन जो था वो हमारा जो भी मटेरियल था कोशिका का, वो जनरली आपके फोरस्पोर में आ जाता है। फोरस्पोर में क्या क्या आ जाता है, आपका एक्सोफिलामेंट आ जाते हैं, मतलब अक्षीय तंतु आ जाते हैं, उसके डीएनए आरएनए वो सब चीज आपके फोरस्पोर में आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये फोरस्पोर का निर्माण होता है ना, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है, वो कोशिका झिल्ली क्या करती है, इसे अपने अंदर थोड़ा सा ये घुमा कर उसको अपने अंदर ले लेती है इस तरह से, ठीक है। अंतःवलित होती है मतलब, ठीक है। अंतःवलित होकर ये उसके ऊपर एक झिल्ली का निर्माण हो गया, ठीक है। देख सकते हैं ये तो थी आपकी फोरस्पोर के ऊपर ये जो सेल मेम्ब्रेन थी वो अंतःवलित होकर उसने क्या किया, इस तरह से उसको अपने अंदर ले लिया धीरे धीरे। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो अभी अंतःवलित हुआ था सेल मेम्ब्रेन से, आपका एंडोस्पोर जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और किसका निर्माण करेगा, यहाँ पर कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा, ठीक है। कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा से मतलब कल इसमें बताया था, कॉर्टेक्स का निर्माण के लिए उसे किसकी चीज की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ेगी और डीपीए की जरूरत होती है एंड पेप्टिडोग्लाइकन की जरूरत होती है। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो आपके कोशिका भित्ति में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इसे भी, चलिए
पेप्टिडोग्लाइकन, ये बार बार नाम इसलिए बताए जा रहे हैं क्लास जिससे आप लोगों को रट जाएं, अभी से जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, कॉर्टेक्स का निर्माण हो जाता है उसके चारों ओर। उसके बाद कॉर्टेक्स के निर्माण के बाद उस पर बनता है आपका स्पोर कोट। ठीक है, स्पोर कोट मीन होता है, कोटिंग तो समझते हैं किसी के ऊपर एक आवरण बनाना। ठीक है, एक आवरण का निर्माण करना। कॉर्टेक्स के ऊपर बनाया है उसने स्पोर कोट। ठीक है, अगर हम स्पोर कोट की बात करें क्लास, तो स्पोर कोट में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे सिस्टीन, एंड बहुत कम मात्रा में आपका लिपिड प्रेजेंट रहता है। किसमें, स्पोर कोट में। यहां तक तो सभी को क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर सेल लाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी। सेल लाइसिस मतलब कोशिका लयन। यहाँ पे कोशिका लयन हो जाता है, मतलब एक तरफ से कोशिका फट जाती है और उसमें से आपका क्या निकल आएगा, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो है वो बाहरी आवरण में आ जाएगा। और ये कमाल की बात क्या रहती है, कल मैंने बताया था कि एंडोस्पोर जो होता है वो बहुत ज्यादा ताप विरोधी होता है, मतलब प्रतिरोध क्षमता रखता है किसके प्रति, एक तो आपके ताप के विरोधी और रसायन विरोधी होते हैं ये। इन पर ना तो ताप का प्रभाव पड़ता है ना ही किसी रसायन का प्रभाव पड़ता है, मतलब ये कई सालों तक, हजारों साल तक भी ये सेव रह सकते हैं जब तक कि इनके लिए फेवरेबल कंडीशन ना आए, इनके लिए अनुकूलित वातावरण नहीं होगा, तब तक ये एज इट इज इसी अवस्था में बने रहेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए इनके लिए इनकी अनुकूलित अवस्था आ गई, मतलब इसमें टेम्परेचर, पीएच लेवल, आर्द्रता वगैरह सब चीज परफेक्ट है जिसमें ये अंकुरित हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगी इनके लिए, वो क्या कर जाएंगे, अंकुरण कर जाएंगे और एक नई कोशिका बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ सभी को। अब एंडोस्पोर, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर, इसका संरचना के बारे में हमने स्टडी की थी कल, है ना। चलिए यहाँ ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं परेशानी, ग्रेट। चलें एक काम करते हैं, अब आगे पढ़ लेते हैं। सॉरी। नेक्स्ट इज स्पोर्युलेशन। ठीक है, स्पोर्युलेशन मीन होता है क्लास, जैसे आपने एंडोस्पोर पढ़ा था उसी प्रकार होता है स्पोर्युलेशन, मतलब बीजाणुक निर्माण या बीजाणुक भवन, स्पोर्युलेशन। ठीक है, यहाँ पर सेम कंडीशन रहेगी जैसे आपने अभी एंडोस्पोर के बारे में पढ़ा था कि एंडोस्पोर का निर्माण कब होता है, जब किसी जीवाणु के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं तब एंडोस्पोर का निर्माण होता है। सेम कंडीशन इसमें होती है। इसमें क्या बनते हैं भाई, एंडोस्पोर में क्या बने थे आपके एंडोस्पोर। ठीक है, इसमें आपके स्पोर, बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोर या इसमें स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होगा इसमें। सारी की सारी कंडीशन सेम रहेंगी। कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज में जो है उसमें एंडोस्पोर का निर्माण होता है और कुछ बैक्टीरियाज में आपके इनका निर्माण होता है स्पोर्युलेशन का। ठीक है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, बाकी सब कुछ बराबर रहता है। ठीक है, तो जरा इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, सेम डायग्राम है। स्पोर्युलेशन बस थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, मैं ऐसे लिख दूंगी चाहे तो बाद में, है ना।
डायरेक्ट बना। हाँ भी सेकंड ईयर, जरा इसमें ध्यान दीजिएगा आप। ये प्रोसेस जो यहाँ बनाई गई है ये होता है स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बीजाणुक भवन। ठीक है, ये सेम किस तरह से दिख रहा है आपको, बिल्कुल आपने अभी जो पढ़ा था एंडोस्पोर का निर्माण में सेम वही प्रोसीजर रहता है, कहीं कोई चेंजेस नहीं होता। ये आपका कोई बैक्टीरिया सेल था, ठीक है, उसमें क्या होगा, इसके अनफेयर कंडीशन आएगी। अनफेयर कंडीशन में क्या होगा, इसका जितना भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है और साइटोप्लाज्म वगैरह वो सब एक बीच में आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें किस चीज का निर्माण होता है, सेप्टम, ट्रांसवर्स सेप्टम का निर्माण होगा। वो भी कैसा होगा, वो एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन बताया था ना, एक ऐसी कोशिका विभाजन होगा जो कैसा होगा, अलग अलग, ठीक है, एसिमेट्रिकल वे में होगा। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर आपके दो कोशिका का निर्माण हुआ। जो पहली कोशिका, यहाँ छोटी कोशिका जो है उसे हम बोलते हैं ट्री स्पोर के नाम से, और जो बड़ी कोशिका आप देख सकते हैं सेल डिवीजन से बनी है, जो कोशिका विभाजन से बनने वाली जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मदर स्पोर के नाम से।
उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसे हम जानते हैं एनगल्फमेंट के नाम से। एनगल्फमेंट मीन होता है निगल जाना, किसी चीज को निगल जाना। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मदर सेल है वो आपके प्री स्पोर को निगल जाती है। इट मीन्स ये धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएगी और आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्री स्पोर रह जाएगा। जो मेन है आपका प्री स्पोर, ठीक है, वही रह जाता है। ये रहा, देखिए आप, मैंने कुछ और नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ आपका ये प्री स्पोर था, वो धीरे धीरे आपकी कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगा और बीच में आ जाएगा क्योंकि वो निगल लिया गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद किसकी प्रोसेस होगी, कॉर्टेक्स। क्या बनता है, कॉर्टेक्स। भाई कॉर्टेक्स बनेगा। यहाँ जनरली हम बात करें बीजाणुक भवन, नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस प्रोसेस में किसका निर्माण होगा, बीजाणुओं का निर्माण होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो बस इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई, कॉर्टेक्स बनेगा। कॉर्टेक्स के बाद स्टेज 5 आती है। स्टेज 5 में क्या था आपका, स्पोर कोट। किसका निर्माण होता है फिर कॉर्टेक्स के ऊपर, स्पोर कोट का निर्माण होगा। देख सकते हैं आप लोग इजीली। ठीक है, क्या ये स्पोर कोट का निर्माण हुआ। स्पोर कोट के निर्माण के बाद यहाँ पर कंडीशन आएगी 6th and 7th स्टेज। ये देखिए आप, ठीक है, स्पोर कोट का निर्माण हो गया, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जो आएगी स्टेज 6 और 7 आएगी। यहाँ पर मैंने 2 स्टेज क्यों लिखी हैं, देखिए जस्ट बिकॉज यहाँ पर 2 स्टेज इसलिए लिखी गई है क्योंकि पहली स्टेज जो है वो है मैच्योरेशन की। मतलब यहाँ पर जो आपका स्पोर का निर्माण हो रहा है वो कैसा होगा, धीरे धीरे मैच्योर अवस्था, परिपक्व अवस्था में पहुंचेगा ये आपका स्पोर। ठीक है, जैसे ही आपका स्पोर परिपक्व हो जाएगा वैसे ही इसकी कोशिका में किसकी हो जाए, क्या हो जाएगा, सेल लाइसिस, मतलब कोशिका लयन हो जाएगा। कोशिका लयन होने का मतलब होता है इसकी कोशिका भित्ति जो है वो फट जाएगी और उसमें से क्या निकल आएगा, आपका स्पोर बाहर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्री स्पोर। ठीक है, ये आपका स्पोर बाहर आ गया। जैसे ये स्पोर के लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब इसके लिए अनुकूलित जब टाइम आ जाएगा, समय आएगा, तो अनुकूलित कंडीशन में ये फिर से एक नई कोशिका का निर्माण कर लेगा। क्लियर है? देखिए अभी तक जो बताया था ना सेकेंड ईयर, सेम वही है, कहीं कोई भी चेंज मैंने नहीं बताया अभी तक, सब कुछ नॉर्मल है जैसे अभी तक बताया गया था, है ना, वही है, कहीं कुछ और तो मैंने किया नहीं है चेंजेस, वही प्रोसेस थी। आपके पास कोई एक क्या थी, बैक्टीरियल सेल थी। बैक्टीरियल सेल में ट्रांसवर्स सेप्टम का निर्माण, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस चीज क्या बनाता है वो, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो सेप्टम का निर्माण करता है। सेप्टम का निर्माण करेगा, वो भी कैसे होगा, वो एसिमेट्रिकल वे में। यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, एक छोटा एक बड़ा। छोटे को हमने नाम दिया, छोटी कोशिका जो है उसे हम जानते हैं प्री स्पोर के नाम से, और जो बड़ी कोशिका को हम जानते हैं आपके मदर स्पोर के नाम से। यहाँ लिख दिया, ये देखिए मदर स्पोर के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रोसेस होती है एनगल्फमेंट की। एनगल्फमेंट मतलब निगल जाना, किसी चीज को निगल जाना। तो यहाँ पर ये इसको निगल गई। निगलने के बाद यहाँ पर आपका स्पोर जो है वो कोशिका झिल्ली से अलग हो गया। ठीक है, कोशिका झिल्ली से अलग होने के बाद इसके ऊपर किस चीज का निर्माण होगा, आपके कॉर्टेक्स का निर्माण होगा। कॉर्टेक्स के निर्माण के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, उन सब चीजों की रिक्वायरमेंट इस कोशिका के अंदर होगी, तब तो बहुत ही ज्यादा दृढ़ टाइप का आपका कॉर्टेक्स बनेगा, अदरवाइज इतना दृढ़ नहीं बनेगा। वहां पर आपका स्पोर जो है बनने का वो थोड़ा सा कम रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लूज रह जाएगा मतलब। ठीक है, कॉर्टेक्स का निर्माण हो गया यहाँ पर। इसके बाद किस चीज का निर्माण होता है, स्पोर कोट का। नाम से ही पता चल रहा है कोटिंग हो रही है स्पोर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे स्पोर कोट मतलब स्पोर के ऊपर कोटिंग हो गई है। ये देखिए जरा इस उसमें बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर स्पोर कोट का निर्माण हो गया। इसके बाद कंडीशन आती है 6th and 7th स्टेज में। एक तो होगा परिपक्व। ठीक है, ये जो आपका स्पोर था ये क्या होगा, यहाँ पर परिपक्व अवस्था में जाएगा। परिपक्व अवस्था में जाने के बाद उसकी कोशिका में क्या हो जाएगा, कोशिका लयन हो जाएगा। कोशिका लयन होने के बाद ये जो आपका स्पोर था ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसकी कोई वो कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आएगी, वैसे ही
क्या होगा, ये फिर से एक नए जीवाणुओं का निर्माण कर लेगा। क्लियर है? नहीं है क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक सेकेंड ईयर। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, सेकेंड ईयर पहले जरा रिज्वाइन कर लीजिए आप।